हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी मिनी टेस्ट सीरीज जो चल रही है आरएस प्रीलिम्स के लिए, आज उसका 22वां दिन है। 21 दिन की क्लासेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है और उससे आपको आरएस प्रीलिम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले आपके। ठीक है, आज अपने मॉडर्न इंडिया की क्लास है और जो आधुनिक भारत के अपने आज वो क्वेश्चन करेंगे जो आरएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे पिछले 2021 का पेपर ले लो जी, 18 का, 16 का, उससे पहले 15 का और 13 का पेपर, वहां तक के क्वेश्चन आए हैं वो अपने एक साथ आज करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस किस मतलब पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि उसमें अपने को देखना है कि उसका अपने को 4 ऑप्शन होंगे, चारों में एक ही पता होता है, 3 का अपने को कोई पता नहीं होता है। क्योंकि इतिहास है जो हिस्ट्री का, जिसमें ये मॉडर्न इंडिया एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, उसमें अगर करें क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो सारा ऐसे प्रीलिम्स के पेपर में ऐसा सारा नॉलेज तो किसी को होता नहीं है। अपने को प्रीलिम्स निकालना है तो किस टाइप से अपनी तैयारी करें, कैसे करें, वो आज वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उनमें अपने देखेंगे। ठीक है, तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आज। ठीक है, देखना ये आपको पता ही है, पहले बता चुकी हूँ। 16 अगस्त से अपना 2 साल का प्रोग्राम चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है। और जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए 25% ऑफ है फीस में। और ये आप अपनी अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 16 से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित, आज ये नंबर मत देखना 10वां किसी में 140 ये आएंगे, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? वीडी सावरकर के बारे में सही कथन कौन सा है? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजेने की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण देती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद पड़े। ये 4 स्टेटमेंट है। अब सही उत्तर चुनना है कि तीसरा चौथा स्टेटमेंट सही है, या 1 3 4, या 1 4, या 1 2 3 4। अब अपने को देखते हैं कि आपको सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट कौन सा लगा। जो 4 है, 4 बात में चारों नहीं आ रही होगी, लेकिन वीडी सावरकर के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा। तो सबसे अपने आपके पीछे वाली क्लासेस देखे तो भी मैंने 3 से 4 बार एक बात बताई थी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। ये देखो इंग्लिश वाले, यहाँ इंग्लिश के सारे क्वेश्चन है, आप साथ साथ ये देख लेना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब वीडी सावरकर ने लिखी थी। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो सही है। अब अपने देखते हैं कि तीसरे स्टेटमेंट से अपने ऑप्शन में से कितने कुछ एलिमिनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखना है। पहले में तीसरा है, दूसरे में तीसरा है, तीसरे में नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं है। अब अपने देखते हैं इसका मतलब एक से तो काम नहीं चलेगा, अपने को दूसरा और कुछ देखना पड़ेगा। अभिनव भारत, अभिनव भारत भी बहुत बार अपने पहले पढ़ चुके हैं, और जब वीडी सावरकर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला आएगा अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये भी सही है। तो 1 और 3 कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 और 3 यहाँ है और 1 और 3 यहाँ है, इसका मतलब ये भी गया। अब अपना देखो 1 3 4 है इसमें, और इसमें 1 2 3 4 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए चलते जहाज से कूद पड़े। मान लो आपने कहीं पढ़ा नहीं है और आपको ये दिक्कत दे रहा था, तो इसका मतलब अब आपको पता, सही हो गलत हो, कोई आपको मतलब या कहीं पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, ये स्टेटमेंट तो सही करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 3 के साथ 4 यहाँ भी है, 1 3 के साथ 4 यहाँ भी है। ठीक है, अब अपने को 1 2 4 है या 1 2 3 4 है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4 है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैजेने की जीवनी भी लिखी थी। सही है,
तो इस हिसाब से इस वीडी सावरकर के चारों स्टेटमेंट सही है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब आप कहोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब हमें क्या फायदा हुआ? तो इसका भी मैं बता देती हूँ कि एक तो आरपीएससी के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढंग से करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन है जो एज इट इज मिल जाएंगे। दूसरी बात, मान लो वीडी सावरकर का क्वेश्चन पूछना है या वीडी सावरकर का नहीं पूछना, क्वेश्चन कोई और के पूछा गया और उसमें वीडी सावरकर का अभिनव भारत आ गया, मेजनी की जीवनी आ गई, या एक किताब का नाम भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 आ गया, इन तीन स्टेटमेंट में कहीं आ गया, तो आप यहाँ से चारों स्टेटमेंट याद कर लोगे तो इस प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन से आपको कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन करने में फायदा मिल जाएगा। तो इसीलिए इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, चारों ऑप्शन याद कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री मांग पत्र भेजा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उससे जस्ट पहले गांधी जी ने, उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको 11 सूत्री मांग पत्र भेजा था कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। अब ये कौन सी मांग थी या मांग थी जो इसमें शामिल नहीं थी, ये पूछा है। चार है, इसमें कौन सी मांग थी जो गांधी जी की 11 सूत्री में शामिल नहीं हो रही है? पहले, भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर को खत्म कर दिया जाए। दूसरी, रुपया स्टर्लिंग की विनिमय दर कम कर दी जाए। तीसरा, सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी कर दी जाए। और चौथा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को माफी दे दी जाए। तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी, उनमें इनमें से कौन सी मांग है वो 11 सूत्री में शामिल नहीं थी, ये आपको देखना है। तो पहली बात, ये भू राजस्व में 50% कमी, नमक कर की समाप्ति बिल्कुल थी, यहाँ कर देती हूँ ना, आप आंसर मान लोगे, यहाँ कर देती हूँ, सही है ये, क्योंकि नमक कर की समाप्ति से संबंधित था ये। रुपये स्टर्लिंग की विनिमय दर कम कर दो, ये भी मांग थी। सैन्य नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी कर दो, ये भी मांग थी। लेकिन भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को माफी की यहाँ मांगी नहीं थी, इसीलिए आपका ये जो चौथी है ये शर्तें नहीं थी। और इस वजह से गांधी जी की आलोचना भी हुई थी, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी, तब इस बात की आलोचना हुई कि उनकी माफी क्यों नहीं मांगेगी। हालांकि 11 सूत्री मांग में ये जरूर था कि जिन राजनीतिक कैदी है जिन पर हत्या का आरोप नहीं है उन्हें रिहा कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन इनकी माफी वाली बात नहीं थी। अब आपको समझ आ गया, तो इनमें कहा है इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा गया, उसमें कौन सी शामिल नहीं थी? तो एक डी नहीं था। अब डी ऑप्शन में है क्या, देखो जो सही विकल्प चुनना है, पहले डी, दूसरे में ए और सी, तीसरे में बी और चौथे में ए और डी। तो बाकी तीन तो थी, तो अपना उत्तर आ गया एक, यानी केवल डी वाली मांग है वो नहीं शामिल थी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटना के अनुसार रखें। 5 विद्रोह दिए, एक ही नहीं। 1857 से पहले जो विद्रोह हुए थे उनको कालक्रम के अनुसार अपने को व्यवस्थित करना है। बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेलोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह। अब आपको इनका एग्जैक्ट सन पता होगा तब हो पाएगा। वैसे अगर अपने को देखें कि सीधा करने की कोशिश करें, मान लो आप इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वेलोर का सिपाही विद्रोह, जो अपने 1857 की क्रांति करते हैं, तो पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ही हिस्ट्री जिसने पढ़ा है वो। कहाँ होता है वेलोर का सिपाही विद्रोह? कब हो रहा है? 1806 में, ठीक है। संथाल विद्रोह पढ़ाया भी था मैंने, पहले क्वेश्चन भी अपने कर चुके हैं, तो कब हुआ है? 55-56 में, ठीक है। कोल विद्रोह 1829 से 32 के आसपास है, तो अपने 29 लिख लेते हैं, ठीक है। कच्छ का विद्रोह और बंगाल का सिपाही विद्रोह ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पर तो ये फिर भी इसमें एग्जाम में पूछा गया, अपने को व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। ये 1764 की घटना है, ठीक है। और कच्छ का विद्रोह है आपका 1819 की,
ठीक है। अब तो कालक्रम के अनुसार आराम से व्यवस्थित हो जाएगा, पर दिक्कत ये थी कि इन सब के सन याद रहते हैं कि नहीं, ये ध्यान में अपने को देना था। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें सबसे पहली घटना कौन सी है? बंगाल का सिपाही विद्रोह, यानी पहला ही आएगा, तो एक इसी में सबसे पहले है, तो इसे आपका आंसर यहाँ तो आ गया। पहला बंगाल का सिपाही विद्रोह है, उसके बाद वेलोर का सिपाही विद्रोह है, उसके बाद कच्छ का विद्रोह है, उसके बाद कोल का विद्रोह है, उसके बाद संथाल का विद्रोह है। अब दूसरी बात, मान लो ये था कुछ बातें आपको नहीं पता थे। अब मान लो संथाल विद्रोह 1855 का था, सबसे लास्ट का था। ये मान लो 1855, ये 1806 बेलोर का सिपाही विद्रोह। अब आपको इतना पता था कि 4 से 3 पहले आना चाहिए। अब 4 से 3 में तो ये भी पहले है, ये 4 पहले आ गया, ये 3 बाद में, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये 4 से पहले ही है, ये 4 से भी पहले ही है, तो एक इस हिसाब से आंसर हो सकता, तो इस हिसाब से देख सकते हो। दूसरा, मान लो आपको कोल विद्रोह पता हो, तब इसका मतलब संथाल से पहले सिपाही और कोल आएगा, तो संथाल से पहले, 4 से पहले 1, 3 और 5 कहाँ कहाँ है? 4 से पहले 3, 5 यहाँ है, 4 के बाद 5 है ये, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से है, तो इस हिसाब से आपको 50% आपका आंसर कहीं ना कहीं मिल जाता है, फिर इस हिसाब से आपको टिक लगाना है। ठीक है, हालांकि इसमें बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, अब सारे याद कर लेना। कच्छ का विद्रोह 1819, संथाल 55, वेलूर 1806, कोल 1829। ठीक है, इसमें ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये कभी कभार आने वाले थे, फिर भी आरपीएससी ने जीएस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, तो अपने को किसी भी क्वेश्चन को ऐसे लाइटली नहीं लेना है। सारे जो मतलब घटनाक्रम है उनको कम से कम कब हुई और कौन 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 इसका प्रमुख था, ये चीजें आपको मॉडर्न इंडिया में सारी देखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेलित करो लेखकों के नाम को उनकी पुस्तकों से और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, यहां आपको आर सी दत्त, जी आर मैकलेन, वी एन गांगुली, विपिन चंद्रा है। ठीक है, या इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें मैं बता दूं कि सारी किताबें किसी की याद नहीं होती। जिसने हिस्ट्री हमेशा से पढ़ा उनको भी चारों की किताबें और 4 लेखक है, बहुत कम लोगों को पता होगा, सबने। अब ये क्वेश्चन करने का अपने को तरीका आना चाहिए। आर सी दत्त है जो बहुत ही, मैंने आपको बताया कि जब धन निष्कासन का सिद्धांत अपने किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसमें दादा भाई नौरोजी की किताब की थी, वही एक आर सी दत्त की किताब की थी अपने, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो एक अपने 2 चलते हैं, ये किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के। ठीक है, तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, अपने को एक ही पता है और कुछ नहीं पता। चारों किताबों में एक ही लेखक, एक ही बुक का नाम पता है। देखते हैं इससे हो रहा है क्या। आर सी दत्त की 1 का 2 देखते हैं, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 4, तो 1 का 2 इसमें है, इसका मतलब बाकी अपने को नहीं पता तो भी अपना आंसर निकल गया। ठीक है, इस हिसाब से अगर कोई इस टाइप का किताबों वाला या पत्रिकाओं वाला इस टाइप का कोई क्वेश्चन कभी आएगा, तो इसका मतलब आपको एक आधा आंसर जरूर मिलेगा, एक उससे आपका पूरा सही उत्तर मिल जाएगा। तो आर सी दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल है। अब बाकी देख लेते हैं। जे आर मैकलिन है, जे आर मैकलिन की है बी का 3, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। बी एन गांगुली की है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। विपिन चंद्रा की है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। अब आप ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी के द्वारा, आरएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। अब आप करना कि इन चारों की किताबें के साथ याद कर लेना। हो सकता है इस बार ये आर सी दत्त वाला आपको याद था, एक हो सकता है इस बार ये 3 कोई पूछ ले और कोई एक्स्ट्रा एक और पूछ ले, तो अपने को इस हिसाब से हेल्प मिल जाएगी कि कैसे आंसर करना है अपने को। ठीक है, तो अब जो आए हुए क्वेश्चन है उनके चारों ऑप्शन आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं।
भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत रेलवे से, शिक्षा से, सिंचाई से या गरीबी हटाओ? ये मुझे लग रहा है सबको पता होगा, क्योंकि अपने पहले पढ़ चुके हैं। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। क्या था ये? क्या था ये फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी कि उच्च वर्ग है उसको अपने पढ़ाएंगे, वहां से निम्न वर्ग तक शिक्षा छन छन कर अपने आप जाएगी। तो इसका ये था अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, लॉर्ड मेकाले के द्वारा दिया गया था। पढ़ा था ना पिछली क्लास, देखना उसमें लिखा होगा लॉर्ड मेकाले के द्वारा अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, अब आ गया एडिटर्स है और समाचार पत्र पत्रिकाएं आपको सुमेलित करना है। ऐसे डोंगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, एम सिंगारवेलू चेटियार। पत्रिकाएं हैं नवयुग, इनकलाब, लेबर किसान गजट, द सोशलिस्ट। अब आपको सुमेलित करना है, तो ऐसे डोंगे की पुस्तक है द सोशलिस्ट। ऐसे डोंगे की है द सोशलिस्ट। ठीक है, मुजफ्फर अहमद एक बार चलो देखते हैं ऐसे डोंगे की एक ही चार से आया क्या? एक का एक है, यहाँ एक का चार, दो तीन, तो इसका मतलब एक से ही अपना आंसर निकल रहा था। इसे आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है कि अगर पत्र पत्रिकाएं या बुक्स का है तो उसमें ज्यादा ऐसे होच पोच नहीं हो रहा है। एक अगर किसी को एक आधा पता हो तो भी उसका आंसर निकल रहा है। तो इस हिसाब से ऐसे डोंगे द सोशलिस्ट, अब चारों पत्रिकाएं याद कर लेनी है आपको। मुजफ्फर अहमद नवयुग, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन की है इनकलाब, और एम सिंगरावेलू चेटियार की लेबर किसान गजट। चारों ही पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। याद ऐसे डोंगे की द सोशलिस्ट है, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन की इनकलाब और एम सिंगारावेलू की लेबर किसान गजट है। चारों पत्रिकाएं याद करनी है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तो ये ध्यान में रखना है, सुमेलित नहीं है, ध्यान है तो अपने को इसका मतलब तीन सुमेलित होंगे, एक ही नहीं है। रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, एल्बर्ट विल रिपन। आप सोचिए एक सेकंड के लिए, इसमें आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, मोटा मोटा जो जिसको पता है। गवर्नर जनरल वाला चैप्टर आपने अगर सारे गवर्नर जनरल या वायसराय पढ़े हैं तो उनके मुख्य जो एक घटनाक्रम है उन्हीं में से पूछा गया है। तो रिंग फेस की नीति है 1772 से 1813 के बीच में थी ये रिंग फेस की नीति, तो ये वारेन हेस्टिंग्स के काल में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन का नहीं है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है लिटन का, जो भारत का वायसराय था लिटन, उसका काल का है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देसी भाषाओं पर समाचार पत्र, देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिटन ने एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। ठीक है, और उसको खत्म किया था लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आता है उसने। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। एक मिनट ये यहां से हटा देती हूँ ये, तो आपका सही आंसर होगा सी। ठीक है, ये गलत है। एल्बर्ट विल रिपन के काल का है, बिल्कुल सही है ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपको ये तीन सही बात याद करनी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन का नहीं है, इसको करेक्ट करना है, ये लिटन के काल की घटनाक्रम है। ठीक है, और लिटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया और इसे कहा गया कि अगर कोई देसी भाषा का समाचार पत्र है ऐसी सामग्री छापता है जो ब्रिटिश साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाली है तो उसे तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका है वो क्या रातों रात है देसी भाषा में प्रकाशित हो रही थी, वो अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दी जाती है, तो उस वो क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बच जाती है। तो कौन सी पत्रिका है जो रातों रात है अंग्रेजी भाषा में छपना स्टार्ट हो गई थी? तो वो थी अमृत बाजार पत्रिका। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। 19वीं सदी कथन है कथनार, दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कथन है और इसका कारण इसी स्टेटमेंट का ये कारण है क्या, और आपको सही उत्तर चुनना है कि ये दोनों सही है क्या, एक ही व्याख्या आर कर रहा है क्या। तो पहले अपने स्टेटमेंट देखते हैं। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ।
अपने को पता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपने किए थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, फिर प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन, ये बहुत सारी है जो अपने सामाजिक धार्मिक सुधार के दौरान के समाज में जो विभिन्न सारी कुरीतियां व्याप्ति उनके खिलाफ कानून आए। तो वो क्या सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ? बिल्कुल हुआ था। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, या अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे? बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट सही है, इससे ये संबंधित भी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए से आर गलत है? नहीं। आर से ए गलत है? नहीं। स्टेटमेंट तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। नहीं, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ये जो 4 नंबर है ये आपका सही उत्तर होगा। दोनों कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। सही निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। लखनऊ समझौता 1916, स्वराज दल की स्थापना 1923, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920। अब आपको सही सुमेलित करना है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बिल्कुल छोटी मोटी घटनाएं उनको दे दिया, एकदम मॉडर्न हिस्ट्री की जो अपने मोटे मोटे घटनाक्रम पढ़ते हैं तो उनमें आता है लखनऊ समझौता 1916। 1916 के बाद असहयोग आंदोलन होता है, फिर स्वराज दल की स्थापना होती है 1923 में चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लखनऊ समझौता मैंने बहुत बार बताया 1916 होता है लखनऊ समझौता। उसमें गरम दल नरम दल एक साथ आते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता ही है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। अब अपने को देखना है कैसे अरेंज करें इसको। पहला क्या है? एक है लखनऊ समझौता। वैसे देखें तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तीनों में है। पर ये तो बहुत इजी सा है, इतना सबको पता, इतना घटनाक्रम सबको पता होता है। लखनऊ के बाद जलियांवाला हत्याकांड आएगा, एक के बाद तीन, एक के बाद तीन। अगर 2 ही घटना पता थी तो भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, एक के बाद 3 आ गया, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है, फिर स्वराज दल की स्थापना होगी। ठीक है, एक सब में आ गया, लखनऊ समझौता 3 में है, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड 1919 पता होते ही आपको इससे आपका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप घटनाक्रम है, अभी यहीं से याद है कर लेना ताकि आगे काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं देखना है। संस्था है प्रवर्तक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सेवा समिति HN कुंजरू और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। आपका ये क्वेश्चन आपका सिलेबस में साफ लिखा हुआ है संस्थाएं, तो संस्थाओं से क्वेश्चन आ रहा है। इतनी देर पत्र पत्रिकाएं की वहां आपका लिखा हुआ था, सिलेबस का पार्ट है। आप सिलेबस में जो दिया हुआ है उसको वहीं से आप वो टॉपिक आराम से पढ़ना। इसके अलावा ऐसा पूरा आधुनिक भारत लेके नहीं बैठना है। आधुनिक भारत में आपके सिलेबस में साफ लिखा हुआ 19वीं शताब्दी के बाद का, तो इसका मतलब 1800 से बाद का घटनाक्रम है वो आपको पढ़ना है। उससे पहले का घटनाक्रम आपसे नहीं पूछा जाएगा, 1800 के बाद वाला देखना है। और ये संस्था साफ सिलेबस में दी हुई है, तो कांग्रेस से पहले भी संस्था है, कोई भी संस्था बनी है, सारी संस्थाएं आपको याद है करनी है। अपने को देखना है सम्मिलित नहीं है, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है, ये श्री राम वाजपेयी की नहीं है, ये है वीरे सालिंगम पंटोलो, वीरे सालिंगम पंटोलो। ठीक है, ये सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरे सालिंगम पंटोलो ने की थी। सेवा समिति HN कुंजरू, सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी के गोखले। ये सही है। तो ये चारों संस्थाएं हैं, आज की आज अभी याद कर लेना। ठीक है, चारों संस्थाएं याद कर लेना, बहुत ही काम आएगा। ये RPSC खुद का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे कभी संस्थान देंगे तो इनमें से चारों में एक आधा जरूर वापस से ले लेंगे। ठीक है,
तो चारों संस्थाओं के नाम याद करने ना। आज सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है, अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं, याद करना है वीरे सालेगम पंटुगलु को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है 1931 को, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। किसकी मध्यस्थता से? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट या चिंतामणि? तो तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता होता है 1931। और इसको अप्रूवल कब मिला? कौन से अधिवेशन में? पूछ ले कि कौन से अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ था? तो कराची अधिवेशन का, ठीक है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। अब गांधी इरविन समझौता, जब पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी, तो इसका मतलब आपको 11 सूत्र मांग है, 11 के 11 पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि गांधी इरविन समझौते में कौन सी शर्तें शामिल नहीं थी? तो आप गांधी इरविन समझौते की सारी शर्तें याद कर लेना, शर्तें याद कर लेना। तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता से होता है, 1931 में होता है, 5 मार्च 1931, ठीक है। और कराची अधिवेशन में इसको अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। कराची अधिवेशन की और खास बात बताई थी मैंने, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का याद रखना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। कांग्रेस के नागपुर सत्तर 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन है, जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनती है उनका गठन भाषाई आधार पर हुआ था क्या? दूसरा, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है या केवल बी सही है, या ना तो ए और ना ही बी, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 नंबर, यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस का जब नागपुर सत्र होता है असहयोग आंदोलन से पहले, उसमें प्रांतीय कांग्रेस समिति है उनका गठन होता है भाषाई आधार पर। फिर 1947 के बाद 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित होता है, और उस आयोग ने जब राज्यों के गठन, प्रांतों के गठन किस आधार पर किया जाए, इसके लिए धर आयोग आता है। और एस के धर ने कहा कि उस में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था कि हम भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ए और बी दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ सही हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट में सही उत्तर का चयन करना है। हावड़ा षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस है ये। लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। अब सूची 2 में है मास्टर अमित चंद, अरविंद घोष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और राजगुरु। अपने को देखना क्या है कि 4 केस दिए हुए, 4 व्यक्ति दिए हुए हैं, उन 4 केस में से किन का संबंध किस व्यक्ति से है, ठीक है। अब आपको सबसे ज्यादा कोई याद है तो देखो, पहले आप सोचो कि मैं हावड़ा षड्यंत्र केस नाम सुना है, दिल्ली षड्यंत्र केस, लाहौर, अलीपुर। तो लाहौर और दिल्ली षड्यंत्र केस तो अपने पिछली क्लासेस, यहाँ यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही है, उसमें जो हो गया है, जो क्वेश्चन वाली सीरीज है, मिनी सीरीज, उसमें ही हो चुका है लाहौर और दिल्ली। आप उसी से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। लाहौर षड्यंत्र केस किसके खिलाफ चला गया था? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। तो इनमें है क्या कोई नाम? तो राजगुरु है, तो इसका मतलब बी का 4 देखते हैं, B3, B2, B4 और B3। इससे पता चल रहा है आपका कि बी के 4 एक लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, इसी से आपका सही आंसर मिल रहा है। समझ रहे हो? लाहौर षड्यंत्र केस का आपको पता था, बी का 4 राजगुरु है, इसी से आपका उत्तर मिल गया। अब बाकी और देख लेते हैं। वैसे लाहौर के अलावा दिल्ली षड्यंत्र केस भी आपको पता था, क्या था? मास्टर अमित चंद। सी का 1 है, सी का 1, बाकी चारों और याद कर लो। हावड़ा षड्यंत्र केस है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, हावड़ा षड्यंत्र केस से संबंध है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का। लाहौर का मैंने यहां लगा दिया है,
दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर आमिर चंद, और अब आ गया अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष संबंधित है। मणिकतला कारखाने हैं उससे संबंधित घटना है अलीपुर षड्यंत्र केस की। आज आप यही याद करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और नहीं बताऊंगी। चारों केस 4 व्यक्ति से संबंधित हैं। अब आपको इस क्वेश्चन से समझना क्या है कि जितने भी क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित जो केस चले हैं, अपने पहले क्वेश्चन में भी किए, कुछ से और भी बचे हुए हैं, वो उन केस को, उससे संबंधित व्यक्ति कौन है और वो कब की घटना है, 3 बातें सारे केस की याद करनी है। पहले लिख लेना, दिल्ली षड्यंत्र केस है, चाहे क्रम से लिखना, केस का नाम, कौन से काल की घटना है, और उसकी प्रमुख। एक बात और है, एक सा नहीं है कि एक एक व्यक्ति का नाम कर लिया। अब यहाँ आपको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों के नाम याद करने थे। दिल्ली षड्यंत्र केस में मास्टर आमिर चंद है, बाल मुकुंद बिस्सा है, लाल बिहारी है, इस हिसाब से आपको ये सारे याद करने हैं, ठीक है। और हावड़ा षड्यंत्र केस का ये जतेंद्र नाथ मुखर्जी, और एक आधा हो। अब 4 केस है, चारों तो यही याद कर लो, इसके अलावा और केस है, उनको एक लिस्ट बनाना और उनसे संबंधित उनके घटना का साल 1910 से 12, 11 जब भी हुआ वो लिखना है, और कौन प्रमुख व्यक्ति है, 1 या 2 व्यक्तियों के नाम जरूर याद करने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखना है आपको। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। 1871 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था। किसने? वीरेशालिंगम ने, के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, केटी तेलंग द्वारा या गोपालाचार्य द्वारा। तो वीरेशालिंगम पंटुलू ने 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। सिंपल सा सवाल है, अगर सीधा पढ़ा हुआ होता तो सीधा आंसर लग जाएगा, और अगर ना पढ़ा होता है तो फिर इनमें कोई ट्रिक या आइडिया काम नहीं आएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नाम की एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? किस स्थान की घटना है ये? आमतौर पर जब हम मॉडर्न इंडिया की कोई किताबें पढ़ते हैं तो उसमें ये घटना नहीं दी हुई होती है, और आरपीएससी ने आधुनिक भारत के इतिहास से ये क्वेश्चन उठाया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नाम की लड़की है, जनता का एक जुलूस निकाला, पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। किस स्थान की घटना है? सोनितपुर की, मिदनापुर की, कोरापुर की या गोहापुर की? तो ये गोहापुर आसाम की घटना है, गोहापुर आसाम की घटना है। और इसमें ये कब किया भारत छोड़ो आंदोलन है? सितंबर 42 में छोटी सी उम्र की लड़की है, इसने क्या किया कि जुलूस में तिरंगा झंडा फहराया था, जुलूस का नेतृत्व किया था, तो उस दौरान इसकी गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। और गोहापुर में यहाँ उनकी एक है, जहाँ आप नेट पे सर्च करोगे तो ये प्रतिमा लगी हुई है गोहापुर में, ठीक है। तो ये गोहापुर आसाम की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन, कनकलता बरुआ, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई? ये क्वेश्चन कहां से आया? 1947 के बाद 1964 के घटनाक्रम में हम साफ देखते हैं कि उसमें लिखा है संस्थानिक निर्माण, संस्थाओं का जो निर्माण हुआ वो सारी देखना है 1964 तक, ठीक है। तो उसी में एक है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। पहली बात यही याद कर लो कि किसने की थी? अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू तीनों ने मिलकर की। कब और कहां? कराईकुडी 1953 तमिलनाडु में की थी। कराईकुडी 1953 में तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कहां और कब है? तो कराईकुडी में और 1953 में तमिलनाडु, ये ध्यान में आपको रखना है। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताओ जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, फिर उसे गिरफ्तार किया। 1930 के सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला था उसमें, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। रमा देवी, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी और किशोरी देवी। तो इनमें उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताना है
जो तीनों घटना से संबंधित है, तो वो है रमा देवी। रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, वहां भी गिरफ्तार हुई, और 1930-32 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वहां भी भाग लिया था। इसके अलावा आपको रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी राजस्थान के हिस्ट्री में आपको अच्छे से पता होगा, नहीं तो एक बार इनका थोड़ा सा और देख लेना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में होती है, ये तो बता दिया। बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में पूछा है, कब किन के प्रयासों से? 1917 प्रफुल्ल चंद्र रॉय, 1930 जेसी बोस, 1909 जमशेदजी टाटा और 1911 मेघनाथ शाह। तो 1909 में जमशेदजी टाटा के प्रयासों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में होती है। कब हो रही है? 1909 में। किसके प्रयासों से? जमशेदजी टाटा के प्रयासों से। ठीक है, ये वन लाइनर से क्वेश्चन है, आपको इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित कर दिया? बंगाल की गवर्नर जनरल था इतने दिन, अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। रेगुलेटिंग एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से, 1793 के चार्टर एक्ट से, या 1833 के चार्टर एक्ट से? तो 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल है भारत का। ठीक है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ सकते हैं। और भारत का पहला वायसराय, वायसराय का पद कौन से एक्ट से बना? तो 1858 का, 57 की क्रांति के बाद 1858 के एक्ट बनता है, अधिनियम आता है, उसमें भारत के गवर्नर जनरल है उसको वायसराय का नाम दे दिया जाता है, वायसराय। और पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अंतिम वायसराय माउंटबेटन है। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये है माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। और भारत का, यहां लिख देती हूं, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल ये आ जाए आपको, तो ये लगाना है आपको सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। यहाँ ये पूछा भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया भारत का गवर्नर जनरल, तो 1833 के चार्टर एक्ट से। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ का ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांट दिए। जो 1919 का अधिनियम है उसे में प्रांतीय विषय है, दो भागों में बांटते हैं, आरक्षित और स्थानांतरित। ठीक है। अब कौन सी आरक्षित विषय, आरक्षित पूछे वो विषय कौन कौन से हैं? न्याय प्रशासन, स्थानीय सुशासन, भू राजस्व और पुलिस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो अपने को ध्यान में ये रखना है कि जो स्थानीय सुशासन है ये है आपका अंतरित यानी ट्रांसफर्ड यानी स्थानांतरित विषय, ट्रांसफर्ड विषय, स्थानांतरित विषय। अब स्थानांतरित विषय आपको समझ में आ गया, स्थानीय सुशासन है। ठीक है। अभी भी स्थानीय सुशासन राज्य सूची का विषय नहीं, उस टाइप स्थानीय सुशासन ट्रांसफर है। मान लो आपको एक पता है, एक पता है, इसका मतलब ये यहाँ है, ये यहाँ है और डी में भी है। इससे आपको पूछा है आरक्षित विषय, स्थानांतरित तो पूछा ही नहीं, तो स्थानांतरित विषय इसमें आ गया, जो स्थानीय सुशासन है इसमें आ गया, इसका आ गया, इसका मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा सी। तो आरक्षित विषय आपके न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये आपके आरक्षित विषय। न्याय प्रशासन है, भू राजस्व और पुलिस आपके आरक्षित विषय, स्थानीय सुशासन है वो आपका स्थानांतरित विषय। ये कौन से अधिनियम की? 1919 के अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं।
आरएएस के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 4-5 सालों के हैं, तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि आधुनिक भारत के क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। और ज्यादा मान लो टफ क्वेश्चन आ गए और आपको ज्यादा सारे ऑप्शन का नॉलेज ना हो तो आपको कैसा करना है, वो अपने आज डिस्कशन किया है। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप बार बार इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।